तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वर्मा एकेडमी में। मेरा नाम है मनदीप और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, अपना चैप्टर 8 इंडियन फेडरल सिस्टम। ये आपके सिलेबस का चैप्टर 8 है, इंडियन फेडरल सिस्टम। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं हमने कवर कर लिया है। इससे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पे मैंने वीडियो बनाया था। तो आज का जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर है इंडियन फेडरल सिस्टम। जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है उस इंडिया के फेडरल सिस्टम को हमें समझना है। तो इंडिया के फेडरल सिस्टम को समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फेडरलिज्म होता क्या है। इसको हम हिंदी में कहते हैं संघवाद। फेडरलिज्म होता क्या है, तो एक एक करके हम पहले शुरू करते हैं और पहले मीनिंग समझते हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है, संघवाद क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो है वो गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो पावर्स होती है, शक्तियां होती है, वो किसी एक के हाथ में नहीं होती। पावर्स सेंटर और स्टेट इन दोनों के बीच में डिवाइडेड होती है, इन दोनों के बीच में बटी हुई होती है। ठीक है, तो यही कह रहा है फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम है इन विच पावर इज डिवाइडेड एंड शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्मॉलर रीजनल गवर्नमेंट्स लाइक द स्टेट एंड प्रोविंसेस। तो वही चीज है कि ये क्या होती है, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसमें पावर्स जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं किस किस के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड उसके बाद जो हमारा स्मॉलर रीजनल गवर्नमेंट्स होते हैं उन रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में बटे हुए होते हैं। रीजनल गवर्नमेंट्स में जैसे कि हमारे स्टेट आ गए, प्रोविंसेस आ गए, तो पावर्स का डिवीजन हुआ होता है। ठीक है, द नेशनल गवर्नमेंट हैंडल्स इश्यूज अफेक्टिंग द एंटायर कंट्री। तो नेशनल गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसे इश्यूज को, ऐसे मुद्दों को हैंडल करती है जो पूरे कंट्री को अफेक्ट कर रही है, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया। उसके बाद द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, डिफेंस एंड ये जो फॉरेन पॉलिसी इसको कौन संभालती है, इसको नेशनल गवर्नमेंट संभालती है। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट मैनेज लोकल मैटर्स, वो लोकल मैटर्स को मैनेज करती है, जैसे कि एजुकेशन हो गया या फिर पुलिसिंग होगी। पुलिसिंग मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पुलिस के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है। तो ये एजुकेशन एंड पुलिसिंग जो है इसको कौन मेंटेन करती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं पावर डिवाइडेड है। तो इस डिवीजन ऑफ पावर को क्या कहते हैं, हम फेडरलिज्म कहते हैं, संघवाद कहते हैं। Both level of governments have authority granted by a constitution and neither can simply take away the powers of the others। तो ये दोनों ही जो गवर्नमेंट है हमारे पास, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट हो, उनको उनकी अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, उनको शक्तियाँ कहाँ से मिलती है, वो शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करती है, वो शक्तियाँ उनको संविधान देती है। ठीक है, एंड नाइदर कैन सिंपली टेक अवे द पावर्स ऑफ अदर। और ना ही स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियों को ले सकती है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की शक्तियों को ले सकती है। ये चीज यहाँ पे लिखा है। तो फेडरलिज्म इज बैलेंसिंग ऑफ पावर्स। हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म जो है वो पावर्स को बैलेंस करता है, शक्तियों को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, शक्तियां बराबर हो इस चीज का ध्यान रखता है। तो ये फेडरलिज्म था। अब आता है फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। जो इंडियन फेडरलिज्म है उस इंडियन फेडरलिज्म की फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या क्या है। तो पहली चीज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, किसी भी फेडरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो क्या होता है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, वो दोनों रेफर कर सके, अपनी जरूरत के हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर कर सके। जैसे कि देखिए, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन डॉक्यूमेंट और सबसे लंबा संविधान है, कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे एलोबरेट, सबसे विस्तृत संविधान है ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे सबसे एलोबरेट और सबसे लंबा संविधान, लिखित संविधान है। इट एस्टैब्लिशेस द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या करता है, ये जो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो सबसे ज्यादा सुप्रीम होगा। पार्लियामेंट चाहे जितने भी गवर्नमेंट हो वो सारे क्या करेंगे, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ही वर्क करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा। ठीक है, तो पहला फीचर क्या है कि फेडरलिज्म होने के लिए, फेडरेशन होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए। उसके बाद रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर
कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, देखिए जो फेडरेशन होता है, उस फेडरेशन में क्या होता है, जो संविधान होता है उसमें अमेंडमेंट करना, उसमें संशोधन करना नॉर्मली क्या होता है, रिजिड होता है, मुश्किल होता है, ठीक है, आसानी से उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इंडिया के केस में क्या है, इंडिया के केस में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको अमेंडमेंट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, काफी ज्यादा कठिन है, उसको आसानी से वो नहीं किया जा सकता, मतलब उसको आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे एक बार पढ़ते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल सिस्टम, सॉरी, इन अ फेडरल सिस्टम इज नॉर्मली रिजिड। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, अमेंडिंग पावर प्रोसीजर होता है, वो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, नॉर्मली रिजिड होता है, ठीक है, रिजिड मतलब जटिल होता है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सम अमेंडमेंट्स रिक्वायर अ स्पेशल मेजॉरिटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम कुछ अमेंडमेंट करना चाहें तो कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जिनके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखिए ये क्या कह रहा है कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना चाहते हैं तो वो मेजॉरिटी कौन सी होगी, ये मेजॉरिटी होगी, क्या कहता है, ये मेजॉरिटी होगी कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ मेंबरशिप ऑफ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों ही हाउसेस का क्या चाहिए, हमें मेजॉरिटी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं 545 मेंबर्स है, लोकसभा में 545 मेंबर्स है, तो इसका मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी मतलब 50% से एक ज्यादा, 50% से एक ज्यादा, तो इसको हम कट कर देंगे, ठीक है, तो लगभग 272 273 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए। उसके बाद लिखा है एज वेल एज बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके अलावा ये हाउसेस का हमें मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, दोनों हाउसेस का मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, उसके अलावा 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो मेंबर्स प्रेजेंट है, जो मेंबर्स वोट कर रहे हैं, उनका 2/3 हमें चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 545 मेंबर्स थे, इनके 50% से एक ज्यादा चाहिए, ठीक है, मेजॉरिटी के लिए। बट मान लेते हैं कि इस 545 मेंबर्स में से केवल 400 प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं। एक मिनट, हम मान लेते हैं इसमें से कितने परसेंट है, इसमें से हम मान लेते हैं कि कितना माने, हाँ 450 मान लेते हैं परसेंट है एंड 450 यहाँ पे वोट कर रहे हैं। 450 परसेंट है और 450 वोट कर रहे हैं, 450% है, 450 वोट कर रहे हैं। तो जो वोट कर रहे हैं और जो प्रेजेंट है उनका 2/3 हमें चाहिए, इनका भी 2/3 हमें चाहिए, ठीक है। तो इसे काट दो, 15 टाइम्स में जाएगा, यानी कि 300, यानी कि 300 हमें रिक्वायर्ड होगा, 300 हमें चाहिए होगा। तो वही चीज कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए, एज वेल एज 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 हमें चाहिए। अगला, सम अमेंडमेंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट। तो कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जिनके लिए 50% स्टेट्स की अप्रूवल की जरूरत है, 50% जो राज्य हैं वो राज्य उनमें सहमति दे, ठीक है। 28 में से 14 राज्यों को सहमति देनी है। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं। अमेंडमेंट्स इज साइंड बाय द हेड ऑफ द स्टेट दैट इज प्रेजेंट। इसके बाद ये सारा प्रोसेस अगर हो जाता है, मेजॉरिटी से अगर पास हो जाता है बिल, तो पास होने के बाद हमारे पास कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें क्या चाहिए, 50% स्टेट्स के अप्रूवल की जरूरत है। जब 50% स्टेट्स का अप्रूवल हमें मिल जाता है तो हमें उसको प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ता है फॉर हिज अप्रूवल। प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, उनके साइन के बाद ही ये पूरी तरह से पास माना जाता है, ठीक है। तो ये था रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे है जिसमें अमेंडमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जटिल है, इसीलिए इसको किसके अंदर में रखा गया है, इंडियन फेडरलिज्म के फीचर के अंदर में रखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है डिवीजन ऑफ पावर्स। तो फेडरेशन होने के लिए, फेडरलिज्म होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो पावर्स है वो डिवाइडेड हो, यूनियन में और सेंटर में पावर डिवाइडेड हो। तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 7th है, ठीक है,
7th शेड्यूल, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो 7th शेड्यूल है, ये 7th शेड्यूल क्या करता है, हमें 3 लिस्ट प्रोवाइड करता है। इसमें 3 लिस्ट मेंशन है, जैसे कि एक है हमारा यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट दिए गए हैं। तो ये क्या कहता है, देखिए देयर आर 3 लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट है। उसके बाद नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अगर हम देखें तो यूनियन लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होता है जिसपे केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट ही अपना लॉ बना सकती है, इस पे स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती, ठीक है। उसके बाद स्टेट लिस्ट, केवल स्टेट लिस्ट ही इस पे कानून बनाएगी नॉर्मल कंडीशंस में। और उसके बाद आता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब कि दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, स्टेट भी कानून बना सकती है और यूनियन भी कानून बना सकता है, ठीक है। ये होता है कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट कानून बनाएगी और कंकरेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट मेंशन होते हैं, जैसे कि यूनियन लिस्ट में क्या है, 97 सब्जेक्ट मेंशन है। और मतलब ये ओरिजिनली देखें जो आपके मटेरियल में मेंशन है, अभी तो देखिए अभी तो अलग है। अभी के समय में अगर हम देखें 2026 के हिसाब से, तो यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स आते हैं, स्टेट लिस्ट में 61 आते हैं और कंकरेंट लिस्ट में क्या होते हैं, 52 सब्जेक्ट्स आते हैं। बट ओरिजिनली जो आपके मटेरियल में मेंशन है उसमें यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स, ठीक है, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स, एंड द कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स मेंशन है, ठीक है, समझ में आया। अगला है सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी। So another very important feature of the federation is an independent judiciary to interpret the constitution and to maintain its sanctity। तो जो अगला हम बोले दूसरा या फिर अन्य जो हमारा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है फेडरलिज्म का, वो ये है कि यहाँ की जुडिशरी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। क्योंकि स्वतंत्र जुडिशरी क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करती है, इंटरप्रिटेशन करती है और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पवित्रता को बनाए रखती है। तो इंडिया के केस में देखें तो इंडिया की जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो अगर यूनियन और स्टेट के बीच में किसी तरह का कोई विवाद होता है, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट्स होता है, तो वो डिस्प्यूट कौन सॉल्व करता है, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की जो शक्ति है, देखो जुरिस्डिक्शन यानी कि न्यायाधिकार जो है वो किसके पास है, वो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर स्टेट और यूनियन के बीच में कोई भी विवाद होता है तो उस विवाद को सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करती है। It can declare a law as unconstitutional if it violates any provisions of the constitution। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के प्रोविजंस के, संविधान के प्रावधानों के अगेंस्ट में हो, उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपके फीचर्स थे इंडियन फेडरलिज्म के, कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, फिर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनमें अमेंडमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद हमारे पास डिवीजन ऑफ पावर्स है इंडिया में, और जुडिशरी जो है वो सुप्रीम है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो जो हमारा भारतीय संघवाद है, इंडियन फेडरलिज्म है, उस इंडियन फेडरलिज्म की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ फेडरल स्ट्रक्चर बट इट इज नॉट अ ट्रू फेडरेशन। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में बहुत से ऐसे प्रावधान है, बहुत से ऐसे प्रोविजन है जो किससे जुड़े हुए हैं, फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बट इंडिया इसके बावजूद भी पूरी तरह से फेडरेशन नहीं है। इंडिया को फेडरेशन कहना गलत होगा, इंडिया फेडरेशन नहीं है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। The framers of the constitution have modified the true nature of the Indian Federation by incorporating certain non-federal feature। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थे, उन्होंने क्या किया, फेडरेशन के नेचर है उस नेचर को मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे नॉन फेडरल चीज़ों को भी ऐड किया, नॉन फेडरल चीज़ों को जोड़ा। जैसे कि आर्टिकल 1 अगर आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 1 की भाषा क्या है, आर्टिकल 1 कहती है कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, जो इंडिया है वो क्या है, वो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स होने का क्या मतलब है, यूनियन ऑफ स्टेट्स होने का मतलब है कि
राज्य जो है उस राज्यों के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इंडिया राज्यों के बीच में एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है। इसमें जैसे कि हम यूएस में देखते हैं, यूएस में क्या है, फेडरेशन है, यूएस फेडरेशन है। तो यूएस में जितने भी स्टेट्स होते हैं, जितने भी स्टेट होते हैं, इन स्टेट्स के बीच में क्या हुआ होता है, एग्रीमेंट हुआ होता है। इनमें क्या होता है, यूएस में जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के बीच में आपस में एग्रीमेंट हुआ होता है, और वो जब चाहें, स्टेट जब चाहें वो क्या कर सकते हैं, इस एग्रीमेंट को तोड़ सकते हैं और इस एग्रीमेंट को तोड़कर ये घोषणा कर सकते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है या फिर एक इंडिपेंडेंट राज्य है। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया जो स्टेट्स है, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट किसी तरह का नहीं हुआ। और दूसरी चीज ये कहता है कि अगर कोई राज्य इंडिया से अलग होना चाहे तो वो राज्य कभी भी इंडिया से अलग नहीं हो सकता, सेपरेट नहीं हो सकता, उसको इंडिया का पार्ट ही रहना पड़ेगा। ये आर्टिकल 1 कहता है, ठीक है। The Constitution provides a single framework for both the center and the states, and both must work within it. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, एक सिंगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। सिंगल फ्रेमवर्क यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट पर भी अप्लाई होता है और सेंटर पे भी अप्लाई होता है। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट पर भी अप्लाई होता है, सेंटर पे भी अप्लाई होता है। यूएस के केस में ऐसा नहीं होता। यूएस में क्या होता है, वहाँ फेडरेशन का एक अलग, जो हमारा फेडरल है, फेडरेशन यूएस में जो फेडरल है उस फेडरल का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और जो स्टेट होता है उस स्टेट का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको स्टेट को भी मानना पड़ेगा और सेंटर को भी मानना पड़ेगा, ठीक है। सो इंडिया इज कॉल्ड एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन बिकॉज इट हेल्प्स मेंटेन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। और इसीलिए हम इंडिया को क्या कहते हैं, एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंट्री के देश की एकता को बनाए रखने में मदद करता है, मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये पहला था हमारा नेचर। दूसरा, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंटर कैन ऑल्सो टेक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑन द गवर्नर्स रिकमेंडेशन और इन सर्टेन सिचुएशन। देखिए, जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट्स में वो केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किए होते हैं। जो यूनियन होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, वो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट को राज्य सरकार में अपॉइंट करते हैं, ठीक है, राज्य सरकार में अपॉइंट करते हैं। और इन गवर्नर की मदद से क्या कर सकते हैं, इन गवर्नर की मदद से जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का, उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर के रिकमेंडेशन पे जो सेंटर है वो अपने हाथों में ले सकती है एक तरह से, ठीक है। आगे क्या कहता है, ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द सेंटर गेट्स ग्रेटर कंट्रोल ओवर द स्टेट्स। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, देखिए नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, नेशनल इमरजेंसी हमारे कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 352 में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर जो होती है वो स्टेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, ठीक है। ये दूसरा था आपका। थर्ड, in a true federation like the United States, all states get equal representation in the upper house, that is Senate, and no matter their size or population. But in India, states have unequal representation in the Rajya Sabha because representation is mainly based on the population. तो यूएस के केस में क्या होता है, देखिए यूएस के केस में यूएस का जो अपर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसके बाद अपर हाउस है सीनेट। तो क्या होता है कि जो सीनेट है यूएस में सीनेट, तो सीनेट में हर स्टेट्स का क्या होता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। हर स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। हर स्टेट के इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब जो इक्वल सीट्स होती है, हर स्टेट के लिए क्या होती है, इक्वल सीट्स होती है, इक्वल सीट्स होती है। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, कितने लोग हैं, या फिर उसका साइज क्या है उस टेरिटरी का, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। वहाँ पे यूएस में यूएस के जो अपर हाउस है उस अपर हाउस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है, इक्वल सीट होता है हर स्टेट के लिए। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं होता। इंडिया के केस में सीट्स जो है राज्यसभा में, वो सीट्स वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाता है, वहाँ की टेरिटरी के हिसाब से दिया जाता है। यही चीज़ ये कह रहा है तीसरा, ठीक है। तीसरा समझ में आया, आगे चलते हैं। देखिए, देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, एकल नागरिकता का यहाँ पे सिद्धांत है। एकल नागरिकता मतलब कि, इसको मैं समझाता हूँ। अगर आप अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है।
डुअल सिटीजनशिप का मतलब है कि एक व्यक्ति देश का भी नागरिक होगा और उसके बाद जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है वो उस स्टेट का नागरिक होगा। तो यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है अमेरिका में, ठीक है। बट इंडिया के केस में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन मतलब कि एक व्यक्ति केवल भारत का ही नागरिक हो सकता है अगर वो भारत में रह रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उसके पास भारत की भी नागरिकता हो या और फिर स्टेट्स की भी नागरिकता हो। जैसे कि यूपी से अगर कोई व्यक्ति है तो ऐसा नहीं है कि उसके पास यूपी की नागरिकता भी हो या और भारत की नागरिकता भी हो, उसके पास केवल भारत की नागरिकता होगी, ठीक है। उसके पास केवल इंडियन सिटीजनशिप होगा। तो यही चीज है कि इंडिया में क्या है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। अगला, स्टेट कैन नॉट प्रपोज अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स कैन ओनली बी मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट। तो स्टेट जो है ना, स्टेट क्या कर सकती है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को प्रपोज नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करना है तो ये केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट करेगी या फिर पार्लियामेंट करेगी, लेकिन स्टेट नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो ये जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीसी, उसके बाद हमारे कंपेट्रोलर जनरल और ऑडिटर जनरल, ये जो है इनका अपॉइंटमेंट कौन करती है, इनका अपॉइंटमेंट यूनियन गवर्नमेंट करती है। ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक IAS IPS आर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो जितनी भी ऑल इंडिया सर्विस है, IAS IPS, ये सारे किसके अंडर में आते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ डिस्टर्बेंस इन एनी स्टेट और पार्ट ऑफ इट, द यूनियन गवर्नमेंट इज empowered to depute central forces in the state or to the disturbed part of the state। देखिए, अगर किसी भी स्टेट में किसी तरह का डिस्टर्बेंस है, मान लो कहीं दंगे हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सेंट्रल फोर्सेस को क्या कर सके, वहां पे डिप्लॉय कर सके, वहां पे नियुक्त कर सके। किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी स्टेट के पार्ट में अगर कंडीशंस ठीक नहीं है तो वहां पे क्या कर सकती है गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, ये सेंट्रल फोर्सेस को वहां पे डिप्लॉय कर सकती है, नियुक्त कर सकती है। ऑल्सो द पार्लियामेंट बाय लॉ में इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट एंड में अल्टर इट्स नेम एंड बाउंड्री। और पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एक लॉ ला सकती है, और लॉ लाने के बाद क्या कर सकती है लॉ लाने के बाद वो किसी भी स्टेट का नाम बदल सकती है या फिर उसकी बाउंड्रीज को छोटा बड़ा कर सकती है। आगे, द फेडरल प्रिंसिपल्स एनविसेजेस अ डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, बट इन इंडिया वी हैव यूनिफाइड जुडिशियरी विद द सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स। तो देखो, फेडरल प्रिंसिपल में क्या होता है, डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट होता है। डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट का क्या मतलब है, डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट का मतलब है कि यहाँ पे एक फेडरल का तो कोर्ट होगा ही होगा, फेडरल का कोर्ट तो होगा ही होगा, उसके बाद स्टेट का कोर्ट भी होता है, स्टेट का कोर्ट भी होता है। देखो, ये चीज़ तो इंडिया में भी होती है, फेडरल का कोर्ट होगा, इसके बाद स्टेट का कोर्ट होगा, तो ये चीज़ इंडिया में भी होती है। बट डिफरेंस ये है कि यूएस के केस में ये दोनों अलग अलग काम कर सकते हैं, इनका बिल्कुल वो होता है, क्या बोलते हैं, ये सेपरेटली काम करते हैं, अलग अलग होकर काम करते हैं। बट इंडिया के केस में पहले मैटर जाएगा हाई कोर्ट में, उसके बाद मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट के पास ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति होती है कि वो हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन को नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज कह रहा है, द फेडरल प्रिंसिपल एनविसेजेस अ डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट, बट इन इंडिया वी हैव यूनिफाइड जुडिशियरी विद द सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स। लेकिन इंडिया में क्या है, यूनिफाइड जुडिशियरी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, ठीक है। आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया establishes a strong center by assigning all the important subjects to the center as per the union list। देखो, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसने ज़्यादातर शक्तियाँ सेंटर को दिया गया है, ठीक है। ज़्यादातर शक्तियाँ जो है वो सेंटर को दिया गया है ताकि क्या हो सके, by assigning all important subjects to the center as per the union list। तो ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स किसको दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो सेंटर को दिया है। द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव वेरी लिमिटेड पावर्स, स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ही लिमिटेड पावर है, बहुत कम पावर्स है। एंड फाइनेंशियली द स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन द सेंटर। और फाइनेंशियली अगर देखें, फाइनेंस के मामले में
जो हमारे स्टेट है उस स्टेट को सेंटर पे डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है, सेंटर उसको मनी वगैरह प्रोवाइड करती है स्टेट को, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी, तो ये था आपका नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो इंडियन फेडरलिज्म का नेचर हमने ये पढ़ लिया है, 10 पॉइंट्स थे इसमें, मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं, देखिए आगे है सेंटर स्टेट रिलेशंस। हाँ जी, तो आगे सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर केंद्र और राज्य के बीच का संबंध यहाँ पे दे रखा है हमें, ठीक है। ये शायद 11th एंड 12th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 11th एंड 12th में मेंशन है, आप एक बार देख लीजिएगा किसमें मेंशन है। तो सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस पढ़ते हैं कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस क्या है इन दोनों के बीच में। लेजिस्लेटिव यानी कि जो कानून बनाने से संबंधित क्या इनके पास एक तरह से कह सकते हैं क्या इनके पास अधिकार है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस, तो हमारा जो शेड्यूल 7 है वो शेड्यूल 7 3 लिस्ट हमें प्रोवाइड करता है, एक यूनियन लिस्ट, ठीक है, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, जिसमें 97 सब्जेक्ट्स है। देखिए ये 97 सब्जेक्ट जो है वो आपके मटेरियल के हिसाब से है, बट अभी डाटा चेंज हो गया है, ठीक है। ये भी आपके मटेरियल के हिसाब से है 66 सब्जेक्ट्स, ये भी आपके मटेरियल के हिसाब से है 47 सब्जेक्ट्स। तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूड इन द लिस्ट आर डिफेंस, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज वगैरह, ये किसके अंडर में आते हैं, ये यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो इन सब मैटर्स पे कानून को बनाने की शक्ति जो है वो केवल और केवल किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद आता है अपना स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या है, 66 सब्जेक्ट्स है हमारे पास, कितने 66 सब्जेक्ट्स है आपके मटेरियल के हिसाब से। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूड दिस लिस्ट आर ट्रेड एंड कॉमर्स, ये ट्रेड एंड कॉमर्स आता है इसके अंडर में, ठीक है। विद इन द स्टेट में जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता है वो आता है, पुलिस आ गई, फिशरीज हो गई, फॉरेस्ट आ गई, इंडस्ट्रीज आ गई। इन सब मामलों पे जो कानूनों को बनाने की शक्ति होती है वो किसके पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, शक्तियाँ बटी हुई है, यूनियन के पास अलग है और स्टेट के पास अलग है शक्तियाँ, ठीक है, समझ आया। तो यूनियन के पास अलग है और स्टेट के पास अलग है। उसके बाद है कंकरेंट लिस्ट। देखिए कंकरेंट लिस्ट, इसमें टोटल 47 सब्जेक्ट्स आते हैं। कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, 47 सब्जेक्ट्स। मैं फिर बता रहा हूँ, ये तीनों आपके मटेरियल के हिसाब से, जो आपका मटेरियल है उसके हिसाब से है, बट अभी ये चेंज हो चुका है। तो इसमें 47 सब्जेक्ट्स। बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इन दिस लिस्ट। देखो इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है, कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन मैटर्स पे स्टेट भी कानून बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है। और इन केस अगर इनके द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट को क्या किया जाएगा, सॉल्व कैसे किया जाएगा। अगर डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट में जो लॉ यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया है उस यूनियन गवर्नमेंट के लॉ को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। बट इन केस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट लॉज रिलेटिंग टू द सेम सब्जेक्ट, द यूनियन लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉ, ठीक है। तो ये था आपका लेजिस्लेटिव रिलेशन। इसमें पावर्स जो है वो बटा हुआ है गवर्नमेंट्स के बीच में, ठीक है। लेजिस्लेटिव रिलेशंस आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या है वो हम एक बार पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, स्टेट मस्ट यूज देयर एग्जीक्यूटिव पावर्स अकॉर्डिंग टू द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। If needed, the central government can give directions to the state to ensure those laws are properly followed. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि स्टेट जो है उसको क्या करना चाहिए, must use their executive power according to the law established by the parliament और central government. तो देखो जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, उस कानून के हिसाब से स्टेट को क्या करना चाहिए, अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स को फॉलो करना चाहिए। और अगर जरूरत पड़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस दे सकती है टू द स्टेट। स्टेट को क्या कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है ताकि वो लॉ को क्या करे, दोस लॉस आर प्रॉपर्ली फॉलो, ताकि वो लॉ प्रॉपर्ली क्या किया जाए, फॉलो किया जाए। समझ में आया। चलिए आगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट स्टेट्स टू फॉलो पार्लियामेंट्स लॉज स्पेशली रिगार्डिंग कम्युनिकेशन रूट्स इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल और मिलिट्री purposes and the
प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवे। देखिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट्स को डायरेक्ट कर सकती है कि वो क्या करे, वो स्टेट्स के लॉ को फॉलो, सॉरी पार्लियामेंट के लॉ को क्या करे, फॉलो करे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है किसको, स्टेट को डायरेक्ट कर सकती है कि वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को फॉलो करे। स्पेशली किससे रिलेटेड लॉ, स्पेशली कम्युनिकेशन रूट से रिलेटेड लॉ, ताकि क्योंकि ये जो है वो नेशनल और मिलिट्री पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवेज के प्रोटेक्शन से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है कि स्टेट पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करें। आगे चलते हैं। ओनली पार्लियामेंट कैन डिसाइड डिस्प्यूट्स ओवर रिवर्स बिटवीन द स्टेट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एन इंटर स्टेट काउंसिल टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द इंटर स्टेट डिस्प्यूट। देखिए, अगर किसी दो स्टेट्स के बीच में रिवर्स को लेकर, नदियों को लेकर कोई डिस्प्यूट्स होता है कि किस नदी का कितना यूज कौन सा स्टेट करेगा, कौन सा राज्य करेगा, तो अगर ये डिस्प्यूट्स होता है तो उस डिस्प्यूट्स को कौन सॉल्व करेगा, उस डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। केवल पार्लियामेंट ही इस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी अगर वो रिवर्स से रिलेटेड है तो, ठीक है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए, ताकि अगर कोई डिस्प्यूट होता है स्टेट्स के बीच में तो वो क्या कर सके, उसको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए जो क्या करे, प्रेसिडेंट को एडवाइस दे अगर इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स है तो उस मामले में, ठीक है। आगे चलते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी थ्रू ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक द IAS IPS। देखिए, ये पॉइंट थोड़ा लंबा है लेकिन ध्यान से समझिएगा, इजी पॉइंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करता है। कैसे इंश्योर करता है, IAS IPS जो होता है ये सेंटर के अधीन में आते हैं, सेंटर के अंडर में आते हैं, लेकिन इनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है स्टेट्स में। स्टेट्स में इंपॉर्टेंट पोजीशन पे अपॉइंट किया जाता है, और वो ये क्या करते हैं, IAS IPS जितने भी होते हैं, IAS IPS ये क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टेट इन पे किसी तरह का कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकती, और अगर कोई एक्शन लेना भी है तो ये एक्शन क्या करेगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, स्टेट नहीं लेगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि IAS IPS के माध्यम से क्या करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करती है, इंटरफेयर करती है, ठीक है, समझ आया। तो एक बार रीड कर लेते हैं इसको। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी थ्रू ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक द IAS एंड IPS। These officers are recruited by the central government but work in the state in important position। तो वही चीज मैंने बताया कि किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन ये क्या करते हैं, स्टेट्स में काम करते हैं इंपॉर्टेंट पोजीशन पे। दिस हेल्प द सेंटर मेंटेन सम कंट्रोल ओवर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। वही चीज कि इनके माध्यम से क्या करती है, सेंटर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन पे थोड़ा बहुत कंट्रोल रखती है। स्टेट्स कैन नॉट टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट दिस ऑफिसर्स। इन ऑफिसर्स के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन स्टेट नहीं ले सकती विदाउट द सेंटर्स परमिशन, बिना किसी सेंटर के परमिशन के। अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है स्टेट को IAS IPS पे तो वो सेंटर के परमिशन से ही लिया जाएगा, बिना उनके परमिशन से नहीं ले सकते हम IAS IPS पे डिसिप्लिनरी एक्शन। तो पार्लियामेंट कैन ऑल्सो क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। तो अगर राज्यसभा रिकमेंड करती है तो राज्यसभा के रिकमेंडेशन पे पार्लियामेंट क्या कर सकती है, नई ऑल इंडिया सर्विस को भी क्रिएट कर सकती है, सेम IAS IPS के जैसे नई ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। तो ड्यूरिंग द इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन प्लेस द एंटायर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो इमरजेंसी के दौरान जब भी हमारी आपातकाल लगती है, इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी अपना अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस की कैसे लगाई जाती है, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। तो इमरजेंसी के दौरान क्या होगा, इमरजेंसी के दौरान कि पूरा जो स्टेट है उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के पास आ जाता है। तो ये था आपका पूरा पॉइंट जो था, ये वाला चौथा पॉइंट था आपका, ठीक है। आई होप ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में। आगे चलते हैं, एक पॉइंट और है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का। ये कहता है कि द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट व्हेनेवर इट फील्स नेसेसरी। तो जब भी यूनियन गवर्नमेंट को लगता है कि हमें स्टेट को गाइडलाइंस देनी चाहिए, स्टेट को डायरेक्ट करना चाहिए, तो यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है। बिकॉज ऑफ दीज वाइड पावर्स द
द सेंटर कैन समटाइम्स इंटरफेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इन सारे पावर्स के कारण जो सेंटर है वो क्या कर सकती है, कभी कभी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में, राज्य के प्रशासन में इंटरफेयर कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। यूजुअली सेंट्रल पुलिस फोर्सेस or the army are sent to the states only when the state government ask for them, but sometimes forces like CRPF and BSF have been deployed even against the wishes of the state government. This shows that the center has an important role in the state administration। देखो सामान्य तौर पे क्या होता है, यूजुअली होता है कि अगर कोई सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करना है स्टेट में, ठीक है, आर्मी को या फिर हम कहें पुलिस फोर्सेस को, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस या सेंट्रल आर्मी को अगर अपॉइंट करना है, तो ये अपॉइंटमेंट स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के मर्जी से होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल से होता है। बट कभी कभी हमने क्या देखा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के मना करने के बावजूद भी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बाद भी, हम कहें उनके रोकने के बाद भी क्या करती है, कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फोर्सेज जैसे कि CRPF और BSF को क्या कर देती है, डिप्लॉय कर देती है। ठीक है, उनके विशेष के अगेंस्ट में, उनकी इच्छाओं के अगेंस्ट में। और ये दिखाता है कि सेंटर हैज एन इंपॉर्टेंट रोल द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यही दिखाता है कि सेंटर का क्या है, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ी, तो ये था आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन था आपका ये। ठीक है, ये तो लेजिस्लेटिव रिलेशन था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस ये हमने पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला है फाइनेंशियल रिलेशंस। तो इनके बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे हैं, क्या है फाइनेंशियल रिलेशंस, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल रिलेशन वो सेंटर स्टेट के बीच में, सेंटर स्टेट के बीच का फाइनेंशियल रिलेशन हम देख रहे हैं। तो पार्लियामेंट कैन लेवी टैक्सेस ऑन द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इन द यूनियन लिस्ट। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट उन सारे मैटर्स पे टैक्स इंपोज कर सकती है, उन सारे सब्जेक्ट्स पे टैक्स इंपोज कर सकती है जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में मेंशन है, जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में मेंशन, वही चीज़ करेगी। तो पार्लियामेंट कैन लेवी यानी कि इंपोज टैक्सेस ऑन द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट एंड द स्टेट कैन लेवी टैक्सेस ऑन द सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट। और स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर्स है उस मैटर पे अगर कोई टैक्स लगाना हो, ठीक है, तो वो टैक्स कौन लगाएगी, स्टेट लगाएगी। और यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स है उस पर टैक्स लगाना हो तो उस पर कौन लगाएगी, यूनियन गवर्नमेंट लगाएगी, पार्लियामेंट लगाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 तरह के ऐसे टैक्सेस दे रखे हैं, 5 तरह के टैक्सेस दे रखे हैं जिनको मतलब लगाया जा सकता है, जिनको वसूला जा सकता है। ठीक है, कैसे लगता है, कैसे वसूलता है, वो चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार। पहला क्या कहता है, टैक्सेस लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। तो एक टैक्स ऐसा होता है जो इम्पोज तो यूनियन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, टैक्स ऐसा होता है जो इम्पोज तो यूनियन के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसको कलेक्ट कौन करता है, उसको कलेक्ट स्टेट करता है। और उसका यूज कौन करता है, उसका यूज स्टेट करता है, स्टेट अपने पास रखता है। जैसे कि स्टैंप ड्यूटीज टैक्स हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया, ड्यूटीज ऑफ एक्सरसाइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस। तो ये कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिनको लगाया तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जाता है, इम्पोज तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जाता है, लेकिन उसको कलेक्ट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। उसका यूज कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, अगला है टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइन टू द स्टेट। ठीक है, रेलवेज, सी और एयर एटसेट्रा। तो कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो जो यूनियन इम्पोज करती है। ठीक है, यूनियन इम्पोज भी करती है और यूनियन कलेक्ट भी करती है, लेकिन इनसे जो पैसे मिलते हैं वो पैसे स्टेट को दिए जाते हैं। जैसे कि रेलवे टैक्सेस हो गया, सी एंड एयर टैक्सेस हो गया, इनसे जो भी पैसे मिलते हैं इसको कलेक्ट करने का काम कौन करती है, यूनियन गवर्नमेंट करती है। बट जो पैसे मिलते हैं वो किसको दिया जाता है, स्टेट को दिया जाता है। आगे चलते हैं। टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल एंड मे बी, सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, एंड मे बी distributed between the central and the states if the parliament by a law so provides। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि taxes levied and collected by the central। तो कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो किसके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, जो इम्पोज किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, और जो कलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा इम्पोज भी किया जाता है, सेंटर के द्वारा कलेक्ट भी किए जा सकते हैं। और अगर पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बनाकर
पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बनाकर ये जो कलेक्टेड टैक्सेस है, इस टैक्सेस को स्टेट और सेंटर के बीच में बांटा जा सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल दे रखा है जैसे कि यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटीज, एक्सरसाइज ऑन टॉयलेट प्रिपरेशंस। ठीक है, एक्सरसाइज ऑन टॉयलेट प्रिपरेशंस, तो ये दे रखा है। ठीक है, अगला चीज टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द सेंटर सच एज, तो कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से किसके कंट्रोल में होते हैं, सेंटर के कंट्रोल में होते हैं। इसको इम्पोज भी सेंटर करती है, उसको कलेक्ट भी सेंटर करती है, उसका यूज भी सेंटर करती है, जैसे कि कस्टम्स हो गया, कस्टम सरचार्जेस हो गए। ठीक है, सरचार्जेस ऑन इनकम टैक्स वगैरह हो गए। पांचवा है टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, तो कुछ टैक्सेस जो इम्पोज कौन करती है, सेंटर करती है, कलेक्ट कौन करती है, सेंटर करती है, बट ये जो है इसको क्या किया जाता है, यूनियन और स्टेट्स के बीच में बांटा जाता है। और इसमें क्या आते हैं, इसमें नॉन एग्रीकल्चर जितने भी हमारे इनकम टैक्सेस वगैरह हैं वो आता है। तो ये था आपका फाइनेंशियल रिलेशन। एक बार शॉर्ट में समझाता हूँ, देखिए शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में। तो कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो किसके द्वारा लगाए जाते हैं, सेंटर के द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन उसको कलेक्ट कौन करता है, स्टेट करता है, और स्टेट उसका यूज करता है। तो ये पहला था। दूसरा क्या है कि कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो इम्पोज यूनियन गवर्नमेंट करती है, उसको कलेक्ट भी यूनियन गवर्नमेंट करती है, बट उससे जो पैसे मिलते हैं वो किसको दिए जाते हैं, वो स्टेट्स को दिए जाते हैं। ये दूसरा था। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जिसको क्या किया जाता है, जो इम्पोज और कलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है, सेंटर के पास, सेंटर के द्वारा किया जाता है, बट पार्लियामेंट अगर चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं, लॉ बनाकर इसको सेंटर और स्टेट्स के बीच में बांट सकती है। जैसे कि अपने एग्जांपल ये है यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटीज, एक्सरसाइज ऑन टॉयलेट्स एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एटसेट्रा। पांचवा क्या किया, पांचवा कुछ ऐसे टैक्सेस जो कलेक्ट और वो किए जाते हैं, जो कलेक्ट किए जाते हैं और इम्पोज किए जाते हैं किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा, जैसे कस्टम एंड सरचार्ज, और उसका यूज भी सेंटर ही करती है। और पांचवा है लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर, ये तो मैंने आपको बता दिया है। इम्पोज कलेक्ट दोनों सेंटर करेगी, ठीक है, सेंटर करेगी, एंड ये किसके बीच में बांटा जाएगा, ये स्टेट और यूनियन के बीच में बांटा जाएगा। तो ये थे आपके कुछ टैक्सेस जो यहाँ पे दिए थे मेंशन। तो इसमें भी अगर हम देखें ना, इसमें भी अगर हम देखें तो ज्यादा पावर किसके पास है, ज्यादा पावर तो हमारे सेंटर के पास ही है, क्योंकि हर टैक्स को इम्पोज तो सेंटर ही कर रहा है। ठीक है, सेंटर टैक्स को कलेक्ट भी कर रहा है, कुछ टैक्सेस खुद रख ले रहा है, फिर टैक्सेस जो कलेक्ट कर रहा है वो कुछ हिस्सा उसको स्टेट को दे रहा है। तो फाइनेंशियली हम कह सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेट के पास कोई भी पावर नहीं है, स्टेट के पास फाइनेंशियली कोई भी पावर नहीं है। स्टेट को क्या करना पड़ता है, स्टेट को सेंटर पे डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर द स्टेट्स। तो जो स्टेट्स है ना, स्टेट और ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग करते हैं और ज्यादा पावर्स की मांग करते हैं, वो यहाँ पे हमें पढ़ना है। देखिए, द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जो संविधान के निर्माता थे, जिन्होंने संविधान को बनाया, वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद भारत की जो इंटीग्रिटी है, यूनिटी है, वो बनी रहे, उसको बचाए रखना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस ऐसी थी जो इसकी यूनिटी को डिस्टर्ब कर रही थी। ठीक है, डिवीजन को क्रिएट कर रही थी। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो चाहते थे कि यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है कंट्री की, वो बनी रहे। ठीक है, इसके लिए क्या किया, इसके लिए उन्होंने सेंटर को ज़्यादा पावर दिया था। इसीलिए सेंटर को ज़्यादा पावर दिया था ताकि सेंटर क्या कर सके, उनको कंट्रोल में रख सके। ठीक है, बिकॉज देयर वर डेंजर्स ऑफ डिवीजन एंड इंस्टेबिलिटी, दे गेव स्ट्रॉन्ग पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन की स्थिति थी, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी थी, अस्थिरता फैली थी, इसी कारण सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दी गई ताकि वो चीज़ों को मेंटेन कर सके। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, देखिए, एक तरफ तो इसने क्या किया, सेंटर को ज्यादा पावर दे दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, कंट्री की यूनिटी और कंट्री की इंटीग्रिटी को बना कर रखे। दूसरी तरफ इसने क्या किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसे सिस्टम को लेकर आए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों क्या करेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे, साथ में वर्क करेंगे। ठीक है, तो रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स वर नॉट ऑलवेज फ्रेंडली। तो जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में संबंध थे, जो रिलेशन था, वो हमेशा फ्रेंडली नहीं रहा है। हमें कई बार देखने को मिला, इनके बीच में विवाद भी देखने को मिला, इनके बीच में डिस्प्यूट्स भी देखने को मिले हैं। टू इम्प्रूव दिस रिलेशंस द गवर्नमेंट अपॉइंटेड मैनी कमीशंस इंक्लूडिंग द सरकारिया कमीशन। तो क्या है
इस रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने कई सारे कमीशंस को अपॉइंट किया, जिसमें से एक था सरकारिया कमीशंस। सरकारिया कमीशंस ने कुछ रिकमेंडेशंस दिया था हमें, कुछ सिफारिशें थी जो हम अगले पेज पे पढ़ते हैं। ये कुछ रिकमेंडेशंस इन्होंने दिया था सरकारिया कमीशन ने, ठीक है, इनके रिलेशंस को लेकर। सरकारिया कमीशन ने क्या कहा था, सरकारिया कमीशन ने कहा था कि सजेस्टेड वेज टू इम्प्रूव लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। तो जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और एक तरह से हम कहें जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है, उस लेजिस्लेटिव रिलेशंस को सुधारने के लिए, उस लेजिस्लेटिव रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट के लिए हमें कुछ तरीके बताए थे, जैसे कि इट डिड नॉट वांट अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका ये नहीं कहना था, सरकारिया कमीशन इस बात के पक्ष में नहीं थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा बदलाव होना चाहिए। मेजर इसमें क्या होना चाहिए, हाँ जी, तो ये इस पक्ष में नहीं थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा बदलाव होना चाहिए। फेडरलिज्म शुड वर्क थ्रू कॉपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। जो फेडरलिज्म है वो सेंटर और स्टेट के बीच में कॉपरेशन के साथ चलना चाहिए, ताकि इनके बीच में क्या होना चाहिए, सेंटर स्टेट के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रांगली रिकमेंडेड अ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल। यहाँ इसने क्या किया, सरकारिया कमीशन ने कहा कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए, ताकि जब अगर कोई भी डिस्प्यूट हो इंटर स्टेट से रिलेटेड, तो उस डिस्प्यूट के समय पे ये क्या कर सके, उस डिस्प्यूट के समय पे ये एक तरह से एडवाइस दे सके प्रेसिडेंट को। तो वो चाहते थे कि परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल हो, सरकारिया कमीशन चाहती थी, ठीक है। उसके बाद सेंटर एंड द स्टेट शुड वर्क टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। तो सरकारिया कमीशन ने कहा कि सेंटर को और स्टेट को बैकवर्ड क्लासेस के डेवलपमेंट के लिए, जो पिछड़े बढ़ गए, जो पीछे रह गए, उनके उत्थान के लिए क्या करना चाहिए, उनके उत्थान के लिए साथ में काम करना चाहिए। सेंटर स्टेट डिस्प्यूट शुड बी सॉल्व्ड थ्रू म्यूचुअल डिस्कशन। और जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसको आपसी सहमति के साथ आपस में डिस्कशन करके, डिबेट करके क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। इट ऑल्सो सपोर्टेड गिविंग मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट। सरकारिया कमीशन ने कहा कि जो स्टेट है उस स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज दी जानी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, स्टेट जो है ना अभी भी डिपेंड करता है ज़्यादातर फाइनेंस के लिए सेंटर पे। अगर इसके पास फाइनेंस होगा ही नहीं तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह नहीं कर पाएगी उतना। तो इसीलिए सरकारिया कमीशन ने क्या किया, सजेस्ट किया कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो स्टेट को दिया जाना चाहिए। द कमीशंस रिकमेंडेड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड सम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू इम्प्रूव द सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो कमीशन ने क्या किया, सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस था, उस रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें सुधार के लिए उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात की, ठीक है। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पर उन्होंने फोकस किया। तो ये थे कुछ रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशंस के, सरकारिया कमीशंस ने जो रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर था इंडियन फेडरल सिस्टम, ये खत्म होता है। देखिए हमने देख लिया फेडरलिज्म क्या है, फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म देखा, जिसमें हमने 4 चीज देखी, रिटर्न, रिजिड, डिवीजन ऑफ पावर्स, उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी देखा, नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म देखा, सेंटर स्टेट रिलेशंस देखे, जिसमें हमने 3 देखे, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस देखे। उसके बाद डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर द स्टेट, स्टेट जो डिमांड कर रहे थे और ज़्यादा पावर्स को लेकर, वो चीज़ें हमने देखी। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है और यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा, आप इसको स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, इंडियन फेडरल सिस्टम। अब हम मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। अगला चैप्टर हमारा होने वाला है क्या था, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो उस पर जल्द से जल्द वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।